हेलो फ्रेंड्स, इसके पिछले दो वीडियो में हम लोग एपी के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हम लोग पढ़े थे कि एपी में एनवा पद क्या होगा, फिर उसके एन पदों का योगफल पढ़े थे, फिर उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरी हल किए थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एपी में अर्थमेटिक मीन यानी समांतर माध्य। समांतर माध्य क्या होगा? जैसे मान लीजिए कोई दो पद है ए बी या श्रेणी में है, ए बी श्रेणी में है, तो यदि बोले कि इनका समांतर माध्य क्या होगा तो हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि समांतर माध्य इनके बीच में कोई होगा ए एम, इसको हम लोग ए एम से डिनोट करेंगे। जैसे मान लीजिए अर्थमेटिक मीन यानी ए एम, इसको हम लोग बोलेंगे समांतर माध्य। इसके बीच वाला मान लीजिए कोई ऐसी संख्या है जो समांतर माध्य है इसकी, तो इस तरह लिखेंगे कि ए एम और यह होगा बी। ध्यान दीजिए, यह तीनों अब एपी में है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में है, यानी समांतर श्रेणी में है। यह तीनों संख्याएं समांतर श्रेणी में है, तो बोल रहा है कि यह क्या है? अर्थमेटिक मीन यानी समांतर माध्य है। तो इसका मान हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? जब दो संख्या दे दे और उसके बीच में पूछे कि इसका समांतर माध्य क्या होगा, तो हम लोग ज्ञात करेंगे कि जैसे मान लीजिए एपी में हम बताए थे कि होता है T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। इतना हम बताए थे कि T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 क्या, यानी दो श्रेणी का डी जो होता है सर्वांतर वह आपस में बराबर होता है। जैसे मान लीजिए कोई श्रेणी है 2 4 6 8 10, तो डी कैसे ज्ञात करते हैं? जैसे मान लीजिए कि T2 माइनस T1, तो 4 माइनस 2 यानी 2 इक्वल टू होगा कि T3 माइनस T2 यानी 6 माइनस 4 यानी 2। यह दोनों आपस में बराबर है, यानी यह सिद्ध होता है कि यह क्या है? समांतर श्रेणी में है। तो उसी प्रकार हम लोग जब यह दे दिया कि समांतर श्रेणी में है, एपी में है, तो अर्थमेटिक मीन कैसे ज्ञात करेंगे इसके बारे में हम लोग सोचते हैं। तो इसी फार्मूला का यूज करके हम लोग ज्ञात करेंगे। जैसे मान लीजिए कि इसमें से इसको घटाते हैं, यानी इसको लिखते हैं ए माइनस स्मॉल इक्वल टू होगा बी माइनस कैपिटल है, बी माइनस कैपिटल है। ध्यान दीजिए कि ए माइनस स्मॉल है इक्वल टू बी माइनस कैपिटल है। तो अब इसको हम लोग इधर लाएंगे तो 2a होगा इक्वल टू ए प्लस बी। अब क्या करेंगे कि यहाँ से a का मान निकालेंगे तो होगा a प्लस बी बाई 2। इतना होगा ए एम का मान, या ए एम इक्वल टू होगा a प्लस बी बाई 2। इतना हो गया ए एम का मान। लेकिन जब ये दो संख्या है तभी तक यह लागू होगा, यह फॉर्मूला तभी लागू होगा जब तक कि दो संख्याएं हैं केवल। यदि दो संख्याएं दिए हो और बोले कि उसके बीच का एक समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, एक समांतर माध्य जो पद है उसको ज्ञात कीजिए, तो एक के लिए हम लोग लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह एक समांतर माध्य पद है, लेकिन जब वही बोल दे कि इसके बीच 4 समांतर माध्य है, 3 समांतर माध्य पद है, 2 समांतर माध्य पद है, तो उनके लिए हम लोग क्या करेंगे? उसके लिए अलग अलग हम लोग फार्मूले बनाएंगे। उस पर जब हम सभी के मान रखेंगे तो आसानी से आ जाएंगे। या दो के बीच यदि एक समांतर माध्य ज्ञात करना हो तो उसके लिए फार्मूला है, यानी इसको हम लोग पीछे पढ़े हैं औसत। इसको हम लोग पीछे क्या बोलते थे? इसके औसत। जैसे मान लीजिए 2 प्लस 4 प्लस 6 या 3 प्लस 5 प्लस 7, तो औसत कैसे ज्ञात करते थे? जैसे मान लीजिए कि a प्लस बी बाई 2, तो a इसमें 2 है प्लस b यानी 6 है बाई 2, यह हो गया 4। औसत तो निकाल लेते थे, यानी यही समांतर माध्य है या औसत है। लेकिन इसमें भी वही है कि 3 प्लस 7 बाई 2 इक्वल टू होगा 5। यह क्या है? औसत है। लेकिन इसी को हम लोग बोल सकते हैं समांतर माध्य है। एक समांतर माध्य दिया है और एक समांतर माध्य दिया है, लेकिन क्या दो संख्याओं के बीच 4 समांतर माध्य पद
2 समांतर माध्य पद, 3 समांतर माध्य पद पूछे तो ऐसे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं? नहीं। ध्यान दिया जाए, जैसे मान लीजिए इसको पहले अच्छे से नोट कीजिए। जैसे मान लीजिए कि दिया हो ए और इसके बीच A1 दिया हो और यह हो B, तो पूछे कि जब दे दिया कि A क्या है? समांतर माध्य है। समांतर माध्य हो तो A का मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो A इक्वल टू होगा A प्लस D/2, इतना होगा, इतना नोट कीजिए। फिर आगे यदि दे दे, जैसे मान लीजिए कि A हो और B, इसके बीच 4 समांतर माध्य पद है, 3 समांतर माध्य पद है या 2 समांतर माध्य पद है, यानी 1 से अधिक हो। जब 1 से अधिक हो, 1 से अधिक हो तो क्या यह फार्मूला लगाएंगे? नहीं। जब 1 से अधिक हो समांतर माध्य पद तो यह फार्मूला काम नहीं करेगा। तो उसके लिए मान लेते हैं हम लोग क्या है, पहला समांतर माध्य पद A1 है, दूसरा A2 है, तीसरा A3 है, ऐसे मान लीजिए N है, ऐसे ही मान लीजिए N है। तो जब N होगा यहाँ पर A1 और यह होगा B, तो ध्यान दीजिए जब यहाँ से 1 से लेकर यहाँ पर N तक है तो यानी समांतर माध्य पदों की संख्या N होगी। समांतर माध्य पदों की संख्या क्या होगी? N। और एक यह संख्या है और यह संख्या है, जैसे A और B, यह भी तो 2 संख्या है, तो टोटल संख्या हो जाएगी श्रेणी में n+2। ध्यान दीजिए कि जब A1, A2, A3, A4 ऐसे करके An तक है, जब An तक है तो यानी समांतर माध्य पदों की संख्या होगी n, इसकी संख्या n हो गई, और यह है 1 और यह 1, 2 हो गई, तो n+2 हो गई टोटल संख्या, यानी टोटल नंबर ऑफ दिस श्रेणी इतना हो गई। और इसको हम लोग दिखाएंगे कैपिटल N से। जैसे मान लीजिए यह होगा कैपिटल N इक्वल टू स्मॉल n+2, यानी यह टोटल नंबर है। टोटल नंबर हो गया n इक्वल टू n+2। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई श्रेणी 3, 5, 7, 9, 11, 13 ऐसे करके है, तो इसके बीच कितने माध्य पद है? 3 माध्य पद है। 3 और 11 के बीच इसमें 3 माध्य पद है, 5, 7, 9। तो ये इनको मानते हैं A1, इसको मानते हैं A2 और इसको मानते हैं A3। A1, A2, A3। अब इसमें से हम लोग सबसे पहले सार्वंतर ज्ञात करते हैं। तो सार्वंतर ज्ञात करने के लिए T2 - T1 इक्वल टू होगा D, या D बराबर होगा T2 - T1, तो 5 - 3 इक्वल टू होगा 2। D हम लोग ज्ञात कर लिए, इतना है। तो अब क्या करेंगे कि दूसरा पद यानी A1 ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? 3 + D, और 3 को हम लोग क्या बोलते हैं? A + D। A1 बराबर इतना हो गया, A1 बराबर A + D। A1 इसको माने है ना 5 को, तो 5 के लिए हम लोग लिखेंगे A + D। फिर 7 के लिए क्या लिखेंगे? इसमें एक और सार्वंतर की संख्या को जोड़ना पड़ेगा, तो यानी A2 बराबर लिखेंगे A + 2D। इसी तरह A3 के लिए लिखेंगे A + 3D। ध्यान दीजिए, जैसे यानी यहाँ पर 1 है तो इसका गुणांक D का 1 है,
यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर इसका गुणांक 2 है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 होगा। इसको हम लोग इस तरह से याद कर लेंगे कि जब यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 होगा, 2 है तो 2 होगा, 3 है तो 3 होगा। अब ए का मान दिया है 3 और डी का मान हम लोग ज्ञात कर लिए, तो आसानी से कोई पूछे कि इसके बीच का चौथा माध्य पद ज्ञात कीजिए, तीसरा माध्य पद ज्ञात कीजिए, दूसरा माध्य पद ज्ञात कीजिए, तो हम लोग आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही इस श्रेणी का हम लोग पहले सारांतर निकालते हैं। देखिए इस श्रेणी का सारांतर क्या होगा, माना इस श्रेणी का सारांतर डी है, तो क्या करेंगे कि जैसे हम लिखेंगे कि यह ए प्रथम पद है, ए प्रथम पद, बी क्या है अंतिम पद, डी अंतिम पद है। तो हम लोग फार्मूला लिखते थे कि एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, इतना हम लोग लिखते थे कि एल यानी लास्ट पद बराबर ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 ब्रैकेट बंद डी। तो क्या करेंगे कि इसके स्थान पर जो भी दिया है इसका हम लोग मान रखते हैं, तो एल के पास क्या है लिखेंगे बी, डी लिख दिए। इसके बाद एक जगह लिखेंगे ए प्लस, ध्यान दीजिए जब यह एन है, जब यह एन यानी टोटल नंबर होगा, तो टोटल नंबर कितना है एन प्लस 2, तो यहाँ पर लिखेंगे एन प्लस 2 माइनस 1 है और यहाँ पर डी, तो इधर होगा बी माइनस ए इक्वल टू यहाँ पर होगा एन प्लस 2 और माइनस 1, तो यानी यह बचेगा एन प्लस 1 और यहाँ से डी, और डी का मान निकालेंगे तो बी माइनस ए बटे यह होगा एन प्लस 1। डी का मान हम लोग ज्ञात कर लिए इस श्रेणी से इतना। अब क्या होगा कि पहले को हम लोग क्या मान रहे थे, ए1 इक्वल टू ए प्लस डी, ए2 इक्वल टू माने थे ए प्लस 2डी, ए3 इक्वल टू माने थे ए प्लस 3डी, इतना हम लोग माने थे। तो अब इसके स्थान पर हम लोग रखते हैं डी का मान, तो ध्यान दीजिए ए1 बराबर होगा ए प्लस डी माइनस ए बटे एन प्लस 1, डी के स्थान पर हम लोग मान रखते हैं। अब यहाँ से इसको हल करेंगे तो एन प्लस 1 और यह होगा, देखिए डायरेक्ट हम इससे गुणा कर रहे हैं तो यह होगा ए प्लस बी माइनस ए से कैंसिल हो गया, यह बचेगा ए एन प्लस बी बटे एन प्लस 1। a1 का मान हो गया इतना, a1 का मान हो गया इतना। अब a2 का ऐसे ही मान ज्ञात करेंगे, फिर a3 का मान ज्ञात करेंगे। तो a2 के लिए क्या लिखेंगे, a2 के लिए लिखेंगे a प्लस 2 और d का मान क्या है b माइनस ए बटे एन प्लस 1। अब इसको हम लोग लिखेंगे एन से एन प्लस 1 से डायरेक्ट गुणा करेंगे तो ए एन प्लस ए, यह होगा 2b माइनस 2a बटे एन प्लस 1। तो यहां से होगा कि ए एन माइनस ए प्लस 2b बटे एन प्लस 1। अब यहां से ए कॉमन लेने पर एन माइनस 1 प्लस 2b बटे एन प्लस 1। तो ध्यान दीजिए जब यहां पर 1 था, थोड़ा गौर कीजिए इस बात पर कि जब यहां पर 1 था तो यहां से n माइनस 0 था, यानी इसको an को लिख सकते हैं n माइनस 0। जब यहाँ पर 1 था तो यहाँ पर लिखे थे n माइनस 0 यानी n, और यहाँ पर क्या था, जो यहाँ पर था 1 उसी प्रकार यहाँ पर 1 गुणांक था।
अब ध्यान दीजिए, जब यहाँ पर 2 हो गया, a2 का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग इससे एक कम घटा दिए n-1, और जो यहाँ पर 2 है इसका गुणांक b का बच जा रहा है, यानी a का गुणांक वही होगा जो यहाँ पर होगा उससे एक कम, और b का गुणांक जो यहाँ पर होगा a के पास वही गुणांक इसका हो जाएगा। वैसे ही हम लोग a3 का मान लिखेंगे। जब देखिए यहाँ पर 3 है तो लिखेंगे a ब्रैकेट में n-2, यानी इससे एक कम इसमें से घटा देंगे, फिर प्लस, अब देखिए 3 है तो यहाँ पर 3b बटे n+1, इतना हो जाएगा a3 का मान। फिर वैसे ही a4 का मान, a5 का मान, a6 का मान, ऐसे ही हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको जल्दी से नोट कीजिए। अगर जो पिछले दो वीडियो देखे होंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 सीक्वेंस एंड सीरीज का, तो यह बात उन लोगों को 100% समझ में आएगी, और यदि नहीं देखे हैं तो समझ में नहीं आएगी। तो मेरी यह रिक्वेस्ट है कि वो सबसे पहले दोनों वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा। अब ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए आता है समांतर श्रेणी के गुण, अब आता है इसके आगे समांतर श्रेणी के कुछ गुण है, प्रॉपर्टीज ऑफ एपी, यानी समांतर श्रेणी के कुछ गुणधर्म हैं। समांतर श्रेणी के कुछ गुणधर्म है, उसको हम लोग देखते हैं। तो पहला आता है, जैसे मान लीजिए कोई समांतर श्रेणी है, कोई समांतर श्रेणी 1 3 5 7, या कोई समांतर श्रेणी है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि संख्या 2 को सभी में जोड़ देंगे, संख्या 2 को सभी में हम लोग जोड़ देंगे, तो यह हो जाएगा 3, यह होगा 5, यह होगा 7, यह होगा 9, इतना हो गया। अब ध्यान दीजिए कि इसका जो सर्वांतर था पहले वह 2 था, यानी T2 माइनस T1 था, वह 2 था। अब यहाँ से भी जब T2 माइनस T1 करेंगे तो 5 माइनस 3 यानी 2, यहाँ पर भी सर्वांतर सेम है और यहाँ पर भी सर्वांतर सेम है, यानी B दोनों में बराबर है। यानी यह हम लोग जान गए कि जब कोई भी समांतर श्रेणी हो उसमें कोई संख्या को जोड़ी जाए तो उसका जो सर्वांतर है वह चेंज नहीं होगा। और इसी प्रकार यदि हम लोग घटाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई ये समांतर श्रेणी है कि 5 + 9 + 13 + 17, कोई समांतर श्रेणी है, यानी 5 9 13 17। तो यदि इसमें से हम लोग कोई संख्या 3 घटाते हैं सभी में से, तो देखिए घटाने पर होगा 2 प्लस यहाँ पर बचेगा 6 प्लस यहाँ पर बचेगा 10 प्लस यहाँ पर बचेगा 14। अब इसका हम लोग सर्वांतर निकालते हैं, यानी T2 माइनस T1 तो होगा 4, D बराबर होगा 4, और यहाँ पर भी D बराबर होगा 4। तो इस बात को हम लोग जान गए कि जब कोई भी समांतर श्रेणी हो और उसमें से कोई संख्या ऐसी हो जो सभी में जोड़ी जाए और सभी में से घटाई जाए, तो उसका जो सर्वांतर होगा चेंज नहीं होगा। तो पहले हम लोग लिखते हैं
लिखते हैं हम लोग कि कोई समांतर श्रेणी ए प्लस डी हो गया, यहाँ पर ए प्लस 2d, यहाँ पर ए प्लस 3d, ऐसे ऐसे करके है। यदि इसमें से हम लोग कोई संख्या जोड़े, यानी मान लीजिए कोई संख्या m है, इसको जोड़े या घटाएं, तो यह होगा a प्लस माइनस m, यहाँ पर होगा a प्लस d प्लस माइनस m, और यहाँ पर होगा a प्लस 2d प्लस माइनस m। ऐसे ऐसे करके यहाँ पर होगा a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 d प्लस माइनस m। इतना होगा। यह समांतर श्रेणी में कोई संख्या m जोड़ी या घटाई जाए तो यह प्राप्त होगा। और पहला पद क्या होगा, पहला पद लिखेंगे, इसका पहला पद पहले क्या था, a था, लेकिन इसमें से हम लोग घटा दिए या जोड़ दिए प्लस माइनस m, इतना हो गया पहला पद। लेकिन सर्वांतर क्या होगा, पहले सर्वांतर जो पहले था वह था d, यानी T2 माइनस T1 इक्वल टू डी हम लोग जानते हैं। और यह संख्या जोड़ने पर भी हमें सर्वांतर प्राप्त होगा, यानी यहाँ पर d कॉमन डिफरेंस जो प्राप्त होगा हमें जोड़ने के बाद या घटाने के बाद जब हमें प्राप्त होगा तो वह भी होगा d। जो सर्वांतर होगा कॉमन डिफरेंस वह चेंज नहीं होता है, नो चेंज, यानी यह चेंज नहीं होगा। जो समांतर श्रेणी का जो नया समांतर श्रेणी बनेगा उसका जो कॉमन डिफरेंस है वह चेंज नहीं होगा। अब क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप आता है कि गुणा करने पर, ध्यान दीजिए, इसका नेक्स्ट स्टेप आता है गुणा करने पर। इसको नोट कीजिए। इसका नेक्स्ट स्टेप आता है दूसरा नंबर आता है कि कोई समांतर श्रेणी, मान लीजिए 2 4 6 8 कोई समांतर श्रेणी है। यदि इसमें हम लोग कोई संख्या 3 से गुणा कर दे, कोई संख्या हम लोग 3 से गुणा कर दे, तो फिर इस श्रेणी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मान लीजिए इससे हम लोग सभी में गुणा करते हैं 3 से, तो 6 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 24 प्लस ऐसे ऐसे करके आगे तक होगा। अब क्या होगा कि इसका जो पुराना कॉमन डिफरेंस है, यानी पुराना जो सर्वांतर है पहले का, वह होगा 2, वह क्या होगा 2। लेकिन अब नया कॉमन डिफरेंस हमें प्राप्त हुआ है 6। तो ध्यान दीजिए कि नया कॉमन डिफरेंस प्राप्त हुआ है 6 और पुराना कॉमन डिफरेंस यानी सर्वांतर होगा 2। तो कितने का अंतर है, यानी कि जो नया कॉमन डिफरेंस होगा, इसका मतलब कि 3 गुना के 6, यानी पुराना जो कॉमन डिफरेंस d गुणे या संख्या जो होगी, इसको मानते हैं m कोई संख्या है जिससे हम लोग गुणा किए हैं। तो जो नया कॉमन डिफरेंस होगा और पुराने कॉमन डिफरेंस में से जिस संख्या से हम लोग गुणा किए रहेंगे उसका गुणा कर देंगे तो हमें नया कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, यानी नया सर्वांतर मिल जाएगा। ऐसे मिल जाएगा। तो इसी को हम लोग लिखते हैं लैंग्वेज में मान लीजिए ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे करके आगे तक है। अब इसमें हम लोग कोई संख्या, ध्यान दीजिए, इसका पहला कॉमन डिफरेंस है d, यानी cd कॉमन डिफरेंस जो है
डी है पहले सर्वांतर। सर्वांतर पहले क्या है डी, लेकिन जब नई संख्या यानी m से हम लोग गुणा कर दिए, कोई संख्या m से हम लोग सभी पदों में गुणा कर दिए, तो गुणा करने के बाद होगा am प्लस या कामा देकर लिखेंगे a प्लस डी यम, फिर लिखेंगे a प्लस 2d यम, फिर लिखेंगे a प्लस 3d और यहाँ पर यम, इतना हो जाएगा। और जो नया कॉमन डिफरेंस मिलेगा, नया कॉमन डिफरेंस वह होगा कि d गुणे यम, इतना हो जाएगा। यानी जो पुराना कॉमन डिफरेंस या सर्वांतर d है उसमें हम लोग जिस संख्या से गुणा किए रहेंगे उसका गुणा कर देंगे तो हम लोगों को नया कॉमन डिफरेंस यानी सर्वांतर मिल जाएगा। सर्वांतर होगा dm। फिर आगे आता है, जैसे मान लीजिए, इसको नोट कीजिए, फिर आगे आता है कि जब कोई समांतर श्रेणी हो और उसमें किसी संख्या से भाग दे दिया जाए। कोई समांतर श्रेणी, जैसे मान लीजिए 3, 6, 9, 12, फिर 15, ऐसे करके कोई समांतर श्रेणी है, बोल दिया जाए कोई ऐसी संख्या जिससे कि सभी में भाग दे दिया जाए। इस सभी संख्याओं में 3 से भाग देने पर इसका पहले कॉमन डिफरेंस क्या है तो 3 है। पहले जो सर्वांतर है वह 3 है। अब 3 से भाग देने पर सभी पदों में यह होगा 1, यह होगा 2, यह होगा 3, यह होगा 4, यह होगा 5, ऐसे करके यह समांतर श्रेणी मिलती है। अब इसका जो कॉमन डिफरेंस है वह है 1। d इक्वल टू जो नया कॉमन डिफरेंस है यानी नया सर्वांतर जो है उसका हम लोग मान प्राप्त किए 1 और पुराने का 3। यानी इसमें हम लोग क्या किए कि जो पहले सर्वांतर था उसमें नए संख्या जो जिसे हम लोग गुणा किए थे उसका हम लोग भाग दे देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा कि वह नया कॉमन डिफरेंस यानी नया सर्वांतर क्या होगा। तो इसी को हम लोग लैंग्वेज में लिखते हैं कि जैसे मान लीजिए 4 नंबर है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, डाट डाट ऐसे करके आगे तक है। और इसका जो पुराना कॉमन डिफरेंस है यानी सर्वांतर इसका जो है वह है d। अब कोई संख्या m से सभी पदों में गुणा करने पर m से सभी पदों में गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा कि गुणा नहीं सॉरी यहाँ पर भाग करने पर a बाई m, a प्लस डी बाई m, a प्लस 2d बाई m, a प्लस 3d बाई m, इस तरह से करके आगे तक है n तक। n पदों तक है और सभी में हम लोग n से भाग कर दिए तो जो नया कॉमन डिफरेंस होगा यानी नया सर्वांतर जो हमें प्राप्त होगा वह होगा d बाई m। पुराने वाले में यदि हम m से भाग कर दे तब हो जाएगा कि नया कॉमन डिफरेंस d बाई m। अब इसके आगे प्रॉपर्टी है, इसको जल्दी से नोट कीजिए। इसके आगे 1-2 और प्रॉपर्टीज है उसको हम लोग देखते हैं, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी लगभग समाप्त हो जाएगी। अब क्वेश्चन बनाने पर ध्यान देंगे। देखिए जैसे मान लीजिए 5 नंबर आता है कि कोई समांतर श्रेणी, मान लीजिए पहले a1 प्लस d1
A1 प्लस 2D1, A1 प्लस 3D1, ऐसे करके कोई पहली समांतर श्रेणी है। फिर दूसरी समांतर श्रेणी A2 प्लस D2 और A2 प्लस 2D2, A2 प्लस 3D2, ऐसे करके कोई दूसरी समांतर श्रेणी, पहली श्रेणी, पहली समांतर श्रेणी और यह है दूसरी समांतर श्रेणी। ध्यान दीजिए, जब हम लोग इसको जोड़ते हैं, जोड़ने या घटाने पर, इसको जोड़ने या घटाने पर हमें एक श्रेणी प्राप्त होगी। इसका मान होगा A1 प्लस A2। इसको हम लोग लिखेंगे A1 प्लस A2, A1 प्लस A2 प्लस D1 प्लस D2, फिर ऐसे ही अगला पद होगा A1 प्लस A2 प्लस 2D1 प्लस D2, फिर अगला पद होगा A1 प्लस A2 प्लस 3D1 प्लस D2। इन दोनों को जोड़ने पर, पहले हम लोग लिए हैं जोड़ने पर, अब यह श्रेणी एक प्राप्त होती है। तो यह अभी क्या समांतर श्रेणी में होगी, इसको हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई श्रेणी 1, 3, 5, 7, 9 और दूसरी समांतर श्रेणी 2, 4, 6, 8, 10 इतनी है। अब इसको हम लोग जोड़ते हैं तो यह होगा 3, 7, 11 और 15 और यह होगा 19। तो समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए, हमें मालूम करने के लिए, हम जानते हैं कि T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। अब इसमें से हम लोग यह घटाते हैं तो यह प्राप्त होगा 4 और इधर प्राप्त होगा 4, यानी यह अभी समांतर श्रेणी में है। तो इसको बोल देंगे कि AP में है, AP में है और इसका पहला पद A1 प्लस A2 होगा और सर्वांतर जो होगा, सर्वांतर D1 प्लस D2 होगा। अब इसी तरह हम लोग घटाने पर भी ऐसे प्राप्त करेंगे कि जो पहला पद होगा घटाने पर जो पहला पद होगा वह होगा A1 माइनस A2 और जो सर्वांतर होगा, सर्वांतर D1 माइनस D2, इतना हो जाएगा घटाने पर। तो कोई पहला श्रेणी है और दूसरा समांतर श्रेणी है और इसको जोड़ने या घटाने पर हमें पहला पद प्राप्त होगा इतना और दूसरा पद, यानी दूसरी श्रेणी में जो घटाया है उसका पहला पद होगा इतना और सर्वांतर इसका पहले में होगा D1 प्लस D2 और दूसरे में होगा D1 माइनस D2। इस तरह तो हम लोग जान लिए। अब इसी तरह सोचे कि गुणा करने पर भी वो भी जो श्रेणी प्राप्त होगी समांतर श्रेणी में होगी, तो देखते हैं कि कैसे होगी या नहीं होगी। फिर भाग करने पर भी वैसे होगी या नहीं होगी। तो कोई श्रेणी है, मान लीजिए 2, 5, 7, यहाँ पर 8 लिखते हैं, 11 प्लस 14, कोई श्रेणी इतनी है 2, 5, 8, 11, 14 की। अब इसी दूसरी श्रेणी है कि 1, 3, 5, 7 और यह होगा 9। अब इन दोनों की हम लोग गुणा करते हैं तो यह होगा 2, यह होगा 15, यह होगा 8 × 40, 77 और यह होगा 126।
इतना हो गया। अब देखते हैं कि यह समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो यहाँ पर होगा 13, यहाँ पर होगा 25, यानी यह जो सर्वांतर है वह बराबर नहीं आ रही है। जो सर्वांतर है यानी T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2, यह आपस में बराबर नहीं आ रही है। तो हम लोग लिख देंगे कि यह जो श्रेणी प्राप्त होगी गुणा करने पर वह समांतर श्रेणी में नहीं होगी। और इसी प्रकार भाग करने पर यानी इसमें से इसका भाग करने पर जो श्रेणी प्राप्त होगी वह अभी समांतर श्रेणी में नहीं होगी, समांतर श्रेणी में नहीं होगी। तो आज हम लोग समांतर माध्य पथ, समांतर माध्य ज्ञात करना सीखे और श्रेणी के कुछ गुणधर्म सीखे। आज इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका कुछ जो प्रमेय है, इसका जो कुछ कंसेप्चुअल जो प्रश्न है उसको हम लोग हल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।